अगड़ों की जो सबसे बड़ी नेता थी मायावती, उसने पूरी शर्म उतार के 21 तारीख को सड़कों पे आया बेशर्म होके। किसके खिलाफ? सड़कों पे बेशर्म होके आके कहा कि हम उसके बच्चों को हिस्सा नहीं लेने देंगे। वो अधिकार नहीं है, पढ़े क्यों नहीं? अब यही तर्क तो बाबा साहब को भी दिया जा सकता था कि आरक्षण की क्या जरूरत है, पढ़ लो। सीवर में डूब के मरने के बाद भी कम बोलते थे, नाले के अंदर खड़े होकर भी कम बोलते थे। शेखर को तो हो सकती है, वो तो कोई राजनीतिक आदमी, उसके पास कोई बड़ी सोच नहीं है, मगर मायावती भी यही काम करे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हमें कि हम थे सारे दलित और हमारे लोग तो कम बोलते थे, सीवर में डूब के मरने के बाद भी कम बोलते थे, नाले के अंदर खड़े होकर भी कम बोलते थे, मगर जो अधिकारी वर्ग बना, जो अगड़ा दलित है, वो ज़्यादा स्पीचें करता था शोषण पे, पीड़ा पे, बेइंसाफी पे। मगर आज वही अगड़ा 21 तारीख को सड़कों पे आया बेशर्म होके। किसके खिलाफ? कि जो आदमी सीवर में जिंदा उतरता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता, सड़कों पे बेशर्म होके आके कहा कि हम उसके बच्चों को हिस्सा नहीं लेने देंगे, हम उसके बच्चों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। जो नाले में उतर जाता है बिना सोचे हुए कि अंदर कील है कि कांच है कि तेजाब है, उतर जाता है कि बाकी सारा शहर बीमारी से रहित है। जो कोरोना के समय में नंगे हाथों से लाशें उठाता है, उनके संस्कार भी करता है, उसके बच्चों के लिए कह रहे हैं आज दलित ही। सबसे शर्मनाक बात ये, दलित कह रहे। फिर दलितों में भी हमने शुरू में सोचा, पहले 10 दिन हम कोई नहीं बोले, हम सोच रहे थे घर का मामला है, भाइयों में भी बंटवारा होता है, ज़्यादा हंगामा नहीं करना, हम शर्म महसूस कर रहे थे। मगर 10 दिनों में क्या हुआ कि अगड़ों की जो सबसे बड़ी नेता थी मायावती, उसने पूरी शर्म उतार के 1 घंटा 5वीं क्लास के बच्चे की तरह कागज़ लेके बैठ गई, 1 घंटा स्टेटमेंट पढ़ती रही। और पढ़ा क्या? पढ़ा वही जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा था, जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा था कि तुम्हें अधिकार नहीं है, वही मायावती हमारे बारे में कर रही थी, दलितों के बारे में ही, कि इनको अधिकार नहीं है, पढ़े क्यों नहीं? अब यही तर्क तो बाबा साहब को भी दिया जा सकता था कि आरक्षण की क्या जरूरत है, पढ़ लो, आ जाओ। स्कूल केवल ये थोड़ी कि स्कूल ब्राह्मण का ही है, उस वक्त स्कूल अंग्रेज़ों के भी थे, मुसलमानों के भी खुले हुए थे, सिखों के स्कूल भी खुले थे, आप किसी माध्यम से आ जाओ। मगर उस वक्त जस्टिफाई किया गया और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया। मगर जो दलित ही थे, जिनको लड़ाइयाँ हमने लड़ के आगे पहुंचाया, कोई भी मामला था, चाहे प्रमोशन में प्रमोशन का मामला हुआ या 2 अप्रैल को 2018 को जब दलित एक्ट के ऊपर हमला हुआ, चाहे वो मामला था, वो हमने लड़के दिखाया। और 21 अगस्त को इसके ऊपर और मोहर लग गई। अगर हमारे बिना लड़ाई लड़ी जा सकती तो 21 अगस्त को पूरा भारत बंद होना था। मगर मैं बता रहा हूँ पूरे आंकड़ों के साथ, 700 ज़िले हैं भारत के, 10 ज़िले बंद नहीं हो पाए, पूरे भारत के 10। और जहाँ से ज़्यादा बार सीएम बनी मायावती, उत्तर प्रदेश, केवल 2 ज़िलों में, आगरा और उसके फतेहपुर, 2 ज़िलों में केवल प्रदर्शन हुए, बाकी जगह खुद लखनऊ में प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये हालात थे हमारे बिना। तो और कहा फिर हमें कि ये फूट डालेंगे, ये फैसला फूट हम थोड़ी डाल रहे हैं, फूट तो आपने डाली है। आपको आना चाहिए था खुश होके कि कोई नहीं जी, हमारा बंगला बन गया है, आज आपका घर बनने लगा है, लो पहली ईंट मैं लगाता हूँ, फिर हम मानते कि ये हमारा खून है, हमारे भाई हैं। मगर वो करे तुम्हारा घर बनने नहीं देना किसी हालत में भी, सारा कुछ हमारे पास रहना चाहिए। कल ही मैं आंकड़ा दे रहा था कि जो हरियाणा में आईएएस की रेशो है वो है 168 के करीब, जिसमें 126 केवल एक जाति की। इतना बड़ा फ़र्क है। सेकंड क्लास है जिसमें 399, मान लो 400, मान लो 400 का आंकड़ा है।
जिसमें केवल 300 अकेली एक जाति का कब्जा, ये हरियाणा का आंकड़ा है। तो बताइए फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और आज भी एक स्टेटमेंट आया उनका कि जी लड़ाई तो बैकलॉग की लड़नी चाहिए, हम पीछे नहीं हैं, अगड़े शुरू कर लें हम तब भी साथ आ जाएंगे। मगर बंटवारा ऐसे नहीं होगा। अब बंटवारा वो भी नहीं होना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण होगा, आधा आधा हिस्सा कर दो या संख्या के हिसाब से। बैकलॉग का बंटवारा तो नए फार्मूले से होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि अगर 400 में से 3 सीट अगड़े पहले ही ले गए हैं, 300 ले चुके हैं वो, और बैकलॉग की 200 सीट है, तो आधी आधी नहीं होंगी। फिर बैकलॉग की सीट का मतलब होगा कि 175 पिछड़ों के लिए और 25 अगड़ों के लिए। उसका फार्मूला नया बनेगा ताकि वो आगे आके बराबर हो जाए। आज जब हम उसका रेशो निकालें, गणित निकालें, तो वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम पूरे हरियाणा का एक टूर कर रहे हैं। और दूसरा, हम एक चिंता थी कि संगठन होते, हर जगह संगठन होते अलग अलग। जो लोग बाबरी मस्जिद गिराने गए थे उनके भी संगठन अलग अलग थे, बहुत सारे नाम थे, मगर उन सब ने मिलकर राय एक बनाई थी। तो जो दलित जातियाँ हैं, पिछड़ी दलित जातियाँ, इनके भी सब संगठन भी है, हमारे नाम भी अलग अलग है। तो हम एक राय भी बनाना चाह रहे हैं भी सारे संगठनों का एक समूह बन जाए, आगे से जो प्रोग्राम दिया जाए वो सामूहिक हो, ना कि मैं अलग दूँ, शांति जी अलग दें, अटवाल जी अलग दें, तो वो ठीक नहीं है। एक प्रोग्राम हो पूरे भारत के लिए, चाहे वो सड़कों पे निकलने का हो, चाहे वो रामलीला ग्राउंड भरने का हो, कोई भी जो भी प्रोग्राम तय करे आपस में बैठ के, मगर पूरे भारत का एक प्रोग्राम हो। तो इसके लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया था। जय भारत। तो क्या इसके समर्थन में आप लोग कोई विशाल प्रोग्राम करने वाले हैं? मैंने अभी अर्ज किया कि सबसे पहले अलग अलग जातियाँ हैं, धानक है, मुसहर है, हेला है, डोम है ना, और वो खटीक है, बहुत जातियाँ हैं। पहले तो उन सब से संपर्क हो हमारा एक, फिर उनके संगठनों से जो लोग एक्टिविस्ट हैं, सच में मूवमेंट करते हैं, तो सारे संगठनों का एक एक दो दो आदमी लेके एक समूह तैयार हो जाए। वो 500 का हो, 700 का हो या हज़ारों का हो, वो फिर अपनी एक अलग से कोर कमेटी बना लें। कोर कमेटी जो फैसला दे उसको सारे मिलके फिर इम्प्लीमेंट करें। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि 21 तारीख को जो प्रदर्शन किया था, क्या उस प्रदर्शन से पहले आपने क्या रोकने की कोशिशें की थी सर? हमने अपील की, मेरे आर्टिकल आप पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस में, हमने कहा है कि बड़ा दिल करके हमारे साथ एक बार टेबल पे बैठिए, बड़ा दिल करके आइए, टेबल पे बैठिए। अगर हम गलत हैं हमें बताइए, अगर आपने कहीं अन्याय किया तो हम आपको बताएं। हमने कहा था, मगर उनको बहुत जल्दबाजी थी। चंद्रशेखर को तो हो सकती है, वो तो कोई राजनीतिक आदमी, उसके पास कोई बड़ी सोच नहीं है, मगर मायावती भी यही काम करे और वामसेव वाले भी यही काम करें जो कह रहे कि बौद्धिक संगठन है, तो इससे ज़्यादा घटिया काम और दूसरा नहीं हो सकता।